हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इस टॉपिक को आप ऐसे भी समझ सकते हो, वाटर की जर्नी क्या रहती है, कैसे वो पेड़ों में एब्जॉर्ब होता है और रूट से लेकर स्टेम ऊपर लीफ तक ट्रैवल करता है। वैसे इसके अंदर जितने भी टर्म्स आएंगे आप इसके बारे में इससे पहले वीडियोस में भी पढ़ चुके हो, जैसे जब आपने ट्रांसपिरेशन पढ़ा था वहां पर आपने देखा था। आज हम इसी जर्नी को, वाटर की जर्नी को और डिटेल में पढ़ेंगे कि पानी कौन कौन सा पाथवे लेता है जड़ों से ऊपर स्टेम या लीफ तक जाने के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है जाइलम टिश्यू। अब जाइलम टिश्यू क्यों यहाँ पर लिखा गया है, तो आपको ये पता है कि जो हमारे वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, चाहे वो हम जाइलम की बात करें चाहे वो हम फ्लोएम की बात करें, ये दोनों की दोनों ही ट्रांसपोर्ट टिश्यू होते हैं। जाइलम किस चीज का ट्रांसपोर्ट कराता है, तो जाइलम टिश्यू जो होता है वो आपका पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कराता है। वहीं अगर हम फ्लोएम टिश्यू की बात करें तो फ्लोएम फूड ट्रांसलोकेशन कराता है, जो भी खाना बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान उसका ट्रांसपोर्ट फ्लोएम कराता है। हम आज यहाँ पर वाटर की ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा फोकस जाइलम टिश्यू पे रहेगा। अब ये जो जाइलम टिश्यू होता है, इस जाइलम टिश्यू को हम डेड टिश्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, जाइलम टिश्यू क्या है, एक डेड टिश्यू है। ये बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना होता है, जो कि जाइलम के अंदर जैसे आती हैं जाइलम वेसल्स होती हैं, इसके अंदर जाइलम ट्रैकीड्स होती हैं, साथ ही साथ इसमें आपका जाइलम फाइबर्स होते हैं और जाइलम पेरेन्काइमा होता है। ये चार टाइप के यहाँ पर इसके टिश्यू होते हैं जो मिलके जाइलम टिश्यू को बनाते हैं। इसमें से आप सभी को देखोगे, चाहे आप वेसल्स की बात करो, चाहे ट्रैकीड्स की बात करो या फाइबर्स की बात करो, ऑल आर डेड टिश्यू। ऊपर के तीनों कैसे हैं, डेड टिश्यू है, एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा का नेचर कैसा है, ये एक लिविंग टिश्यू है। ये चीज आपको याद रखनी है। जब भी आप आंसर लिखोगे वाटर जर्नी के बारे में तो आप जाइलम से ही स्टार्ट करोगे ट्रांसपोर्ट, तो आपका आंसर और ज्यादा देखने में अच्छा लगेगा। तो आपने ये बता दिया कि वेसल, ट्रैकीड्स एंड फाइबर्स आर डेड टिश्यू एंड पेरेन्काइमा जो होता है जाइलम का वो हमारा लिविंग टिश्यू होता है। एक और खास बात ये है कि जो वेसल्स होती हैं जाइलम की, ये जनरली आपकी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मिलती हैं। जो वेसल्स होती हैं वो आपकी एंजियोस्पर्म वाले प्लांट्स में मिलती हैं और जो ट्रैकीड्स मिलते हैं जाइलम के वो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में देखे जाते हैं वाटर का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है कि जाइलम जो ट्रैकीड्स है वो ज्यादातर वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में, वहीं जो जाइलम वेसल्स होती हैं वो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। तो इस तरीके से जाइलम टिश्यू का काफी बड़ा रोल है वाटर के ट्रांसपोर्ट को कराने में। ठीक है, बाकी आप जाइलम की एनाटॉमी जब आप पढ़ोगे तो हम एनाटॉमी वाले सेक्शन में पढ़ते हैं, यहाँ पर उसका जो भी मतलब स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ते हैं कि उसमें कहाँ सी प्लेट, पोर्स वगैरह होते हैं, वो सब हम वहाँ डील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे पेड़ था आपका, ठीक है, आप अपने लेफ्ट साइड देखना, ये पेड़ था, ये पेड़ की रूट थी। अगर हम रूट को जूम करके देखेंगे तो रूट को जूम करने में हमें ये दिख रहा है कि रूट में भी सेल्स होती हैं। ठीक है, अंदर एनाटॉमी की बात करें तो क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। तो जब पानी एक सेल से दूसरी सेल की तरफ जाता है फिर उससे नेक्स्ट सेल में जाता है तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन की हेल्प से देखा जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन एक इफिशिएंट प्रोसेस है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराती है सेल्स के बीच में। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, बिटवीन सेल्स जो ट्रांसफर हो रहा है उसे हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहा है, और वो कौन कराता है, डिफ्यूजन कराता है। लेकिन ये डिफ्यूजन सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ही करा पाता है। अगर हम पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट की बात करें तो डिफ्यूजन वहां पे फेल हो जाता है, क्योंकि एक तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और लॉन्ग डिस्टेंस में ये काम नहीं करता है, जिस वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर एक नई हाइपोथेसिस बनती है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब रूट से पानी जो ऊपर पेड़ों तक जाता है, वो होता है मास फ्लो या बल्क फ्लो की हेल्प से। वो किसकी हेल्प से होता है, मास फ्लो या बल्क फ्लो की हेल्प से यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट देखा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जहां पर भी आपका बहुत ज्यादा बल्क में वाटर है, साथ में मिनरल है, वहां से चीजें ट्रैवल करती हैं और अपने सोर्स तक जाती हैं। ठीक है, ये सोर्स तक जाती हैं जहां उनको जाना रहता है। ऐसा इस वजह से हो पाता है, जैसे एक पॉइंट से चली चीज दूसरी पॉइंट पे जाती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके, ऐसा इस वजह से हो पाता है क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से चीजें आगे ट्रैवल कर पाती हैं। सो प्रेशर ड्राइवन जो फोर्स होती है, प्रेशर की वजह से जो बल्क फ्लो होता है, उसे हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर पढ़ते हैं।
और इसी में आपके ट्रैकीड्स और वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। ठीक है, तो ये जो हम जाइलम टिश्यू की बात कर रहे थे, इसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ देखा जाता है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में, जब हम मास फ्लो या बल्क फ्लो की बात करते हैं, मतलब पानी रूट से अगर पूरा ऊपर शूट की तरफ जा रहा है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और इसी के अंदर हम प्रेशर ड्राइवन फोर्स की वजह से बल्क फ्लो मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रूट की हेल्प से देखा जाता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है सोखना पानी। तो पानी जब पेड़ों में आप डालते हो तो आप जड़ों में डालते हो, वहां पर मेनली जो एब्जॉर्ब करता है पानी वो कौन करता है? वो रूट हेयर्स करते हैं। तो जो पानी का एब्जॉर्प्शन देखा जाता है वो रूट की हेल्प से देखा जाता है। यहाँ पर रूट हेयर्स का फंक्शन आता है कि रूट हेयर्स प्राइमरीली रोल प्ले करते हैं पानी को एब्जॉर्ब करने में। एक्चुअली क्या होते हैं, जो ये रूट हेयर्स होते हैं ये एक इंटीमेट कांटेक्ट में होते हैं सॉइल से। ये कांटेक्ट में होते हैं किससे? सॉइल पार्टिकल से कांटेक्ट में होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे सॉइल था, ये यहाँ पे ये जो सॉइल था और ये मेनली रूट निकली थी। अगर ये सिंगल रूट होती, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे चलिए रूट होती यहाँ पर ये, तो ये कम पानी को एब्जॉर्ब करती। लेकिन रूट हेयर्स क्या करते हैं? रूट हेयर्स पूरा सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखा जाता है। ये रूट हेयर्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, सॉइल के कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे ही सॉइल में पानी जाता है रूट हेयर एब्जॉर्प्शन का काम यहाँ पर करने लगते हैं। तो रूट हेयर एक कांटेक्ट स्टैब्लिश करते हैं अपने रूट में और सॉइल के बीच में इफेक्टिव वाटर को एब्जॉर्बन कराने के लिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम रूट हेयर्स के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो ये देखिए, ये रूट था, ये रूट की एपिडर्मिस थी, एपिडर्मिस से ही ये रूट हेयर का एक्सटेंशन निकला होता है। तो ये कैसा दिख रहा है? ये आपको फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। रूट हेयर्स कैसे होते हैं? फिलामेंटस आउटग्रोथ होती है ये एपिडर्मिस की। ठीक है, ये फिलामेंटस आउटग्रोथ होती है जो रूट की एपिडर्मल सेल कराती है। किस लिए कराती है? क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा दिया जाए। सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखा जाएगा। ये आपको याद रखना है कि रूट हेयर्स का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन करना। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे ग्रेट कैपेसिटी में पानी को एब्जॉर्ब किया जाए। ग्रेटर कैपेसिटी यहाँ पर पानी को एब्जॉर्ब कराने के लिए ये सारे के सारे रूट हेयर्स हेल्प करते हैं। तो रूट इज अ प्राइमरी साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये आपको याद रखना है कि जो प्राइमरी साइट की अगर हम बात करेंगे, पानी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? वो रूट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब रूट में भी आपने पढ़ा होगा, रूट का जब हम एनाटॉमी पढ़ते हो कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट जोन्स होते हैं। ठीक है, मैचुरेशन जोन और इलोंगेशन जोन। हमें किससे मतलब है? हमें यहाँ पर मेनली फोकस करना है रूट हेयर्स पे, क्योंकि वही हमारा काम क्या कर रहे हैं और बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मतलब पानी को और ज्यादा एब्जॉर्ब करवाने में वो हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं और इस तरीके से पानी वहां पर एब्जॉर्ब हो रहा है। अब एक बार पानी जब रूट हेयर के अंदर आ जाता है, ये रूट हेयर था, आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्रैमर ने 1949 में ये डायग्राम को प्रपोज किया था। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये एपिडर्मिस वाला लास्ट लेयर क्या था? ये एपिडर्मिस थी। मान लीजिए हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपको एक आइडिया लगना चाहिए। तो हमारा ये प्लांट था, प्लांट में ये ऊपर एरियल पार्ट लीफ थी, ठीक है, नीचे ये हमारे रूट थी, रूट से ये लेटरल रूट्स निकली हुई है, लेटरल रूट्स में भी छोटे छोटे से आपको रूट हेयर्स दिख रहे हैं। तो हम ये वाला पार्ट फोकस करके यहाँ पे देख रहे हैं। जब हमने इसका सेक्शन काट के देखा तो हमें दिखा कि एपिडर्मिस होती है, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होती है, फ्लोएम होता है, जाइलम होता है। ये सारी चीजें अंदर एनाटॉमी में होती है। हमें मतलब ये सबसे जो बाहर लेयर है वो एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस से ही आप देखो यहाँ पर एपिडर्मिस का ये एक्सटेंशन हो चुका है, यहाँ पर ये रूट हेयर बना हुआ है। ठीक है, इस रूट हेयर में आप देखो, ये रूट हेयर में सॉइल पार्टिकल्स इसके पास पास में है, जहां पर पानी जाएगा और पानी रूट हेयर इसको एक्टिवली ले सकता है। ठीक है, पैसिवली भी ले सकता है और एक्टिवली भी ले सकता है, डिपेंड करता है कंडीशंस कैसी है यहाँ पर। तो अब हमारी बात आती है कि रूट हेयर में पानी आ गया है, रूट हेयर की जो सेल है, रूट हेयर की सेल में पानी आ गया है। अब यहाँ से आगे डिसाइड करता है कि वाटर कौन सा पाथवे लेता है। पानी के पास 3 पाथवे होते हैं आगे ट्रेवल करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहाँ पे समझना है। पहला जो पाथवे होता है पानी के पास, उस पाथवे का नाम है एपोप्लास्टिक पाथवे। ठीक है, पहला पाथवे है एपोप्लास्टिक पाथवे, सेकेंड है सिम्प्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे, और तीसरा है ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। ये 3 तरीके से पानी आगे अंदर मूव कर सकता है। तो पानी को आगे रूट में वाया मूव करने के लिए 3 पाथवे हैं यहाँ पर, एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे और ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। ये तीनों पाथवे कहीं पर भी किसी भी टाइम पर चल सकते हैं। ऐसा कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है कि नहीं इस पेड़ में एपोप्लास्टिक ही चलेगा, पर्टिकुलर किसी पेड़ में सिर्फ सिम्प्लास्टिक ही चलेगा। एक टाइम पे ये तीनों पाथवे ऑपरेट हुए देखे जा सकते हैं।
ये इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराना है, इसलिए यहाँ पर अब डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर मास और बल्क फ्लो में ट्रैवल कराना पड़ेगा, जिसके लिए ये 3 पाथवे यहाँ पर देखे गए हैं। फिर अगर आप फर्दर इस स्ट्रक्चर को समझोगे तो हमें पता है कि रूट हेयर बाहर होती है, उसके बाद एपिडर्मिस में जाएगा, देन कॉर्टेक्स में ट्रैवल करेगा और एंडोडर्मिस में जाएगा। अब यहाँ पर खास बात आती है, यहाँ पर एंडोडर्मिस जहाँ पे जब लेयर आती है तो इसमें खास बात आती है। पहले आप ये तीनों पाथवे समझो, फिर इस एंडोडर्मिस के जो इसके पास खास बात है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम पहले एपोप्लास्टिक पाथवे की बात करें तो आप ये इमेजिन करो कि ये सेल्स हैं, ये रूट सेल्स हैं, ठीक है। ये पूरी हमने सिर्फ यहाँ पे रूट की सेल्स बनाई है। इन रूट की सेल्स में ये पानी है यहाँ पर, ठीक है, ये वाटर है, ये वाटर अब ट्रैवल कर रहा है। तो आप देखो ये वाटर जो ट्रैवल कर रहा है ये किसी भी सेल के अंदर एंट्री नहीं ले रहा है। ये जो सेल में जो बाहर स्पेस होता है ना, जिसे हम यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं, ये यहाँ पर देखो सेल के बाहर ये पानी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। सेल की किसी भी मेम्ब्रेन को इसने क्रॉस नहीं किया, ये पूरा पानी बाहर ट्रैवल किया है। ये जो बाहर वाला एरिया है इसी को हम एपोप्लास्टिक एरिया कहते हैं। और जब इस तरीके से पानी ट्रैवल करता है विदाउट इट्स एंट्री इनटू द सेल, बिना सेल में एंट्री किए सेल के बाहर अगर पानी ट्रैवल कर रहा है तो इस पाथवे को हम कहते हैं एपोप्लास्टिक पाथ, ठीक है। यहाँ पे सेल ने एंट्री, पानी ने सेल के अंदर एंट्री नहीं की है, बाहर ट्रैवल कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे बना के दिखाएं तो मान लीजिए ये सारी सेल्स बनी थी, इन सेल्स के बाहर पानी ट्रैवल करेगा, ठीक है। यहाँ पर वेट अ मिनट, कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये रूट हेयर से पानी अंदर गया, ये पानी अंदर गया, ये जो व्हाइट कलर मैंने बनाया, अब ये किसी भी सेल के अंदर एंट्री नहीं करेगा, ये बाहर सेल के बाहर देखिए ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। जो एपोप्लास्टिक एरिया है यहाँ पानी ट्रैवल कर रहा है, किसी भी सेल के अंदर एंट्री नहीं किया और ये एंडोडर्मिस के पास आके रुक गया। इस पाथवे को जो मैंने व्हाइट कलर से हाईलाइट करके डायग्राम में आपको समझाया, ये हमारा एपोप्लास्टिक पाथवे होता है। सेकंड आता है सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या होता है, ये मान लीजिए आपकी सेल्स है यहाँ पर, ये सब सेल्स थी, ऊपर भी सेल्स थी। अब सिम्प्लास्टिक में क्या होता है, सिम्प्लास्टिक में ये देखा गया है कि सिम्प्लास्टिक में जो पानी ट्रैवल करता है वो सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा आपने सुना होगा, सेल्स के बीच में कनेक्शन होता है, उनको क्रॉस करके ट्रैवल करता है पानी। तो हर बार सेल में जो प्लाज्मोडेस्माटा है, मान लीजिए अगर जूम करके दिखाएंगे यहाँ पर, तो एक प्लाज्मोडेस्माटा इस तरफ है, एक प्लाज्मोडेस्माटा इस तरफ है, तो पानी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अंदर जाएगा, दूसरी तरफ प्लाज्मोडेस्माटा से निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से जो पानी ट्रैवल कर रहा है सेल के अंदर, उसे हम कहते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या होता है कि सेल वाया प्लाज्मोडेस्माटा सेल को क्रॉस करते हुए एंडोडर्मिस तक पहुंचता है, ठीक है। एपोप्लास्टिक में वो सेल को क्रॉस नहीं कर रहा था, सिम्प्लास्टिक में वो सेल को क्रॉस करता है। और तीसरा जो पाथवे होता है ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे में क्या होता है कि वो जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पानी को क्रॉस करना पड़ता है। अब उसके लिए क्या करता है, जहाँ पे बहुत सारे वाटर चैनल्स होते हैं जैसे एक्वापोरिन्स वगैरह होते हैं, तो पानी आता है इन चैनल्स के थ्रू अंदर जाता है। ये फर्स्ट उसकी एंट्री हो गई, पहली बार इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस किया। जब ये दोबारा जाता है तो सेकंड एग्जिट के टाइम भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। तो ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे में क्या हुआ, ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे में पानी ने वाटर चैनल्स की हेल्प ली और इसने 2 बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है सेल की। एक बार सेल के अंदर के आने के टाइम क्रॉस किया है, दूसरा सेल से बाहर जाने के टाइम क्रॉस किया है। तो ये 3 तरीके से जो पाथवे होता है वाटर अपना जो ट्रैवल करता है वो 3 पाथवे में कर सकता है। अब यहाँ समझाने के लिए एक और डायग्राम है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये एक सेल 1 है, ये सेल 2 है, ठीक है। ये 2 सेल है, ठीक है। ये सेल का वैक्यूल है, जो ये जो अंदर बना है ये वैक्यूल है सेल का, और ये सेल 1 है, ये सेल 2 है। इसमें आप ध्यान से देखो, ये बाहर की तरफ सेल वॉल है, फिर उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये बीच में प्लाज्मोडेस्माटा, 2 सेल्स के बीच में कनेक्शन दिखाया गया है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मान लीजिए अगर पानी ने ट्रैवल शुरू किया और उसने बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मतलब एपोप्लास्टिक पाथवे में एंट्री करते हुए और सेल वॉल के थ्रू आगे ट्रैवल किया, ठीक है। तो ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये एपोप्लास्टिक पाथवे दिखा रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पानी ने सेल की मेम्ब्रेन को किसी भी तरीके से क्रॉस नहीं किया है। वहीं पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप बात करोगे कि सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या है, तो सिम्प्लास्टिक पाथवे में आप ये देख पाओगे यहाँ पर कि पानी ने एंट्री किया, पानी ने यहाँ पर एंट्री किया, उसके बाद ये वाया प्लाज्मोडेस्माटा, ये बीच का जो कनेक्शन है इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू दूसरी सेल में गया, ठीक है। तो पानी आया, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास यहाँ पर सेल के अंदर आया, प्लाज्मोडेस्माटा ने क्रॉस करके इसने दूसरी सेल में एंट्री दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेल के अंदर एंट्री ले रहा है पानी ने सेल के अंदर एंट्री की, फिर वहां ट्रैवल किया सेल के अंदर, फिर दूसरी तरफ प्लाज्मोडेस्माटा से क्रॉस किया, फिर दूसरे सेल में एंट्री ले दी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी प्लाज्मोडेस्माटा हुआ, ये तीसरी सेल होगी तो पानी अंदर ट्रैवल करेगा, उसके बाद प्लाज्मोडेस्माटा में एंट्री लेगा, फिर तीसरी सेल में चला जाएगा।
इस तरीके के पाथवे को हम कहते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे, जिसमें पानी प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प के थ्रू ट्रैवल करता है आगे। तीसरा पाथवे जो है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, इसमें छोटे छोटे से यहाँ पे एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो पानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, एक बार एंट्री के टाइम अंदर जाता है, फिर दूसरी बार एग्जिट के टाइम बाहर निकलता है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे में पानी जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 2 बार क्रॉस करता है, एक बार एंट्री के टाइम क्रॉस करता है, एक बार एग्जिट के टाइम क्रॉस करता है। आई होप आपको ये तीनों पाथवे समझ में आ गए होंगे। मेजरली आपको ये समझना है कि पानी अगर 2 सेल्स के बीच बीच में ऐसे ट्रैवल कर रहा है बिना सेल के अंदर एंट्री लिए हुए, तो वो एपोप्लास्टिक पाथवे है। वही पानी जब सेल के अंदर होकर ट्रैवल कर रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस के थ्रू पास हो रहा है, तो वो सिम्प्लास्टिक पाथवे है। इस तरीके से पानी कोई भी पाथवे ले सकता है। अब ये तो बात हो गई पाथवे की। गड़बड़ कहाँ होती है, दिक्कत ये होती है कि जो इंडोडर्मिस हमारी होती है, इंडोडर्मिस के पास एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं बैंडिंग प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, तो ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है ना, ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है और ये पानी को क्रॉस नहीं करने देती है। तो यहाँ तक तो पानी आ गया, यहाँ तक एपोप्लास्टिक भी आ सकता है, सिम्प्लास्टिक भी आ सकता है, लेकिन दिक्कत आती है इस इंडोडर्मिस वाले पोर्शन में। ये जो मैंने हाईलाइट करके आपको दिखाया है, यहाँ दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। अब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या कर रही है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर है, वो पानी को ऐसे ही ट्रैवल नहीं करने देंगी। इस वजह से इंडोडर्मिस में बीच बीच में क्या होता है, यहाँ पर आपकी पैसेज सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पर पूरा ये पीछे से रूट हेयर से ये कॉर्टेक्स तक पानी आ गया। अब यहाँ पर है इंडोडर्मिस आपकी, ये आई है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के अंदर थिकनिंग प्रेजेंट है जिसको हमने कैस्पेरियन स्ट्रिप कहा है, और ये हाइड्रोफोबिक नेचर की है। अब जो पानी ये यहाँ आया है, कोई भी एपोप्लास्टिक या सिम्प्लास्टिक पाथवे लेकर, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब ये इंडोडर्मिस को कैसे क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे बीच बीच में पैसेज होते हैं, बीच बीच में पैसेज स्टोन सेल्स होती है, उसके थ्रू ये पानी आपका यहाँ से ट्रैवल करता है। पैसेज मतलब रास्ता देता है और पानी अंदर की तरफ आता है। नेक्स्ट जब ये अंदर की तरफ आएगा तो ये फिर से अपना पाथवे चेंज कर सकता है, फिर से ये स्विच कर सकता है। इसका मन करे तो ये एपोप्लास्टिक बन सकता है, इसका मन करे तो ये सिम्प्लास्टिक बन सकता है। मेजरली ये जब इंडोडर्मिस को क्रॉस कर लेता है तो वापस से एपोप्लास्टिक पाथवे को फॉलो करके फ्लोएम एंड देन उसके फ्लोएम वाली लेयर को क्रॉस करके देन ये जाइलम में एंट्री ले लेता है, और जाइलम से इसके ऊपर फिर ये पानी चढ़ने लगता है, जाइलम की टिश्यू में लोडिंग होने लगती है। ठीक है, सो यहाँ पर कैसे आपको यहाँ पे डायग्राम से बहुत इजी वे में समझना है। कैसे समझना है कि ये पानी आया रूट हेयर में, यहाँ पे पानी की लोडिंग हो गई। अब ये पानी चल रहा है आगे आगे, एपिडर्मिस को क्रॉस किया। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन बन रही है ये पानी की है। अब ये जो पानी ट्रैवल कर रहा है, आप देखिए ये पानी सेल्स के बीच में जा रहा है, किसी भी सेल को क्रॉस नहीं कर रहा है। ये पानी ऐसे ट्रैवल करते करते आया और ये इंडोडर्मिस में यहाँ अटक गया, क्योंकि ये अभी आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है, वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, पानी को क्रॉस नहीं करने देती है। तो ये जो पाथवे था ये एपोप्लास्टिक पाथवे था। ठीक है, ठीक है, पानी ऐसे भी आ सकता है। वहीं दूसरा पाथवे आप देखिए, पानी यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, और पानी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, यहाँ पे जो कनेक्शंस हैं सेल्स के बीच बीच में, ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शंस हैं। ये पानी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू सेल को क्रॉस करते 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 आया और यहाँ पर इंडोडर्मिस के पास रुक गया। तो ये दोनों तरीके से पानी आ सकता है। यह है सिम्प्लास्टिक वाला जिसमें प्लाज्मोडेस्माटा को पानी क्रॉस कर रहा है। अब आगे क्या होता है, अब आगे ये होता है इसमें कि ये पानी जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पर पैसेज सेल्स प्रेजेंट होती है। ये पैसेज सेल्स के थ्रू पानी को यहाँ पर क्रॉस करना होता है, और ये जो पैसेज सेल्स के थ्रू पानी क्रॉस करता है, ये पाथवे यहाँ पे ओनली एंड ओनली सिम्प्लास्टिक पाथवे को ही ये अपनाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि पानी जब तक इंडोडर्मिस तक नहीं आया है, ठीक है, तो पाथवे एपोप्लास्टिक भी हो सकता है, सिम्प्लास्टिक भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही इंडोडर्मिस की लेयर आएगी और पानी को क्रॉस करना रहेगा तो वो पैसेज सेल के थ्रू क्रॉस करेगा। यहाँ पर बीच बीच में पैसेज सेल्स होती हैं, क्योंकि इंडोडर्मिस में ये कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप मतलब यहाँ पर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है और ये हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, ये पानी को क्रॉस नहीं करने देता है, इसलिए यहाँ पर पैसेज सेल्स के थ्रू पानी को क्रॉस करना पड़ रहा है। और जब सेल्स के थ्रू क्रॉस करना पड़ रहा है तो यहाँ पर सिर्फ ओनली एंड ओनली सिम्प्लास्टिक पाथवे देखा जाता है, एपोप्लास्टिक पाथवे नहीं देखा जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर से पानी यहाँ पर आ गया है, इसके बाद फिर से यहाँ पर पानी जब पैसेज सेल को क्रॉस कर लिया तो यहाँ पर आ गया। अब ये डिपेंड करता है कि इसके बाद पाथवे कैसा चलेगा। अगर पानी यहाँ पर आया है और पानी को फिर से एपोप्लास्टिक पाथवे लेना है तो ये फिर से सेल के बाहर बाहर ट्रैवल करके जाइलम तक पहुंच जाएगा। लेकिन पानी ने बोला नहीं, मुझे स्विच नहीं करना, मुझे सिम्प्लास्टिक में रहना है, तो ये सिम्प्लास्टिक में फिर से सेल को प्लाज्मोडेस्माटा से क्रॉस करेगा और जाइलम तक पहुंचेगा। तो बात क्या हो रही है कि जब पानी ने एंट्री ली तब वो एपोप्लास्टिक भी हो सकता है, वो सिम्प्लास्टिक भी हो सकता है, लेकिन जब पानी इंडोडर्मिस में आया तो इंडोडर्मिस में ओनली सिम्प्लास्टिक चलेगा। इंडोडर्मिस के बाद जब पानी निकला तो फिर से वो एपोप्लास्टिक भी ले सकता है और सिम्प्लास्टिक भी ले सकता है, और अल्टीमेटली जाके जाइलम में पानी लोड हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर वाटर का पाथवे चलता रहता है।
यही चीज यहाँ पे बताई गई थी और यही यहाँ पे लिखा हुआ भी कि एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या होता है, वाटर मूव्स फ्रीली थ्रू द पोरस सेल वॉल्स इंट्रासेलुलर स्पेसेस के बीच में करता है जब तक वो इंडोडर्मिस तक नहीं पहुंचता है। वाटर यहाँ पर जो क्रॉस करता है वो प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करता है, ये स्मॉल चैनल्स होते हैं और फिर वहां इंडोडर्मिस तक पहुंच जाता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ प्रेजेंट होती है, इंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है। ये पानी के एंट्री को रोक देती है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, सेलेक्टिव सॉल्यूट अपटेक ही कराती है। इसके साथ साथ जब ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे चलता है तो वहां पर स्पेशल वाटर चैनल जिसे एक्वापोरिन्स कहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, उसकी हेल्प से पानी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब एक बार जब पानी जाइलम में पहुंच गया तो अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट आता है जो इससे पहले मैंने आपको ट्रांसपिरेशन में पढ़ाया था कि एसेंट ऑफ सैप चलता है। नीचे से ये पानी यहाँ पे दूर से जाइलम सिलेंडर में आ गया है और ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा। शॉर्ट हाइट के प्लांट्स हैं तो वहां पर रूट प्रेशर की फिनोमेना काम करता है, ठीक है, रूट प्रेशर का फिनोमेना काम करता है। और अगर लंबे लंबे प्लांट्स हैं तो वहां पे ट्रांसपिरेशन और ड्राइविंग फोर्स काम करती है, जहाँ पे ट्रांसपिरेशन फुल देखा जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि ऊपर वाले जो एरियल पार्ट्स होते हैं वहां पे कंटिन्यू पानी का लॉस हो रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी हमेशा कम रहता है ऊपर वाले एरिया में। नीचे कंटिन्यू सॉइल में पानी रहता है, इसकी वजह से यहाँ पे पानी हमेशा ज्यादा रहता है नीचे वाले एरिया में। वाटर जो होता है वो अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर ट्रैवल करता है और इस तरीके से पानी ऊपर की तरफ पेड़ों में जाता रहता है, ठीक है। आई होप आपको वाटर का पाथवे जो है एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक एंड ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।